हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और हम लोगों ने लास्ट टर्न तक जो क्वांटम मैकेनिक्स के मेन जो टॉपिक थे वो ख़त्म कर दिए थे। और अब कुछ एक आध चीज़ें जो बची हुई हैं उनको मैं क्वेश्चंस के साथ साथ ही आपको बताता रहूँगा। ठीक है ना। यहाँ पर भी कोई चीज़ एक्स्ट्रा एडिशनल टर्म आता है वो मैं धीरे धीरे समझा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस की शुरुआत कर देंगे आज से हम लोग। एक आध चीज़ें शुरुआत में बताना ज़रूरी है, वो भी आपको बता देता हूँ कि किस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को हम कैलकुलेट करते हैं। लाइक अगर हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड द शायद मैंने एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात करी थी, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको निकालना सिखाया था किसी भी ऑपरेटर के लिए। उसी तरह से एवरेज एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, किसी की एवरेज की बात करते हैं, तो मान लो एवरेज एनर्जी से पूछा गया। ठीक है, तो एवरेज एनर्जी निकालने का तरीका क्या होता है? समेशन पी आई इंटू ई आई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पी आई प्रोबेबिलिटी है। क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ith स्टेट। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ith स्टेट। जो आई हमारी स्टेट है उस स्टेट में हमारा ये पी आई प्रोबेबिलिटी। यानी अगर इसको हम लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू पी वन ई वन, है ना, प्लस पी टू ई टू प्लस सो ऑन। ठीक है, तो इसको भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। मान लो हमसे बोलते, कल याद करो हम लोगों ने एक सवाल किया था, उस सवाल में हम लोग एवरेज एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सवाल कुछ शायद इस तरह से था कि साई एक्स इज इक्वल टू ए बाई, कुछ इस तरह से था शायद, ए बाई रूट 5, है ना, मेरे ख्याल से ये था, इंटू 5 1। एक बार पन्ना पलटा के देखो, शायद रुको देख लेता हूँ एक बार, है ना। ऐसा कुछ था, एक सेकेंड। हाँ, तो कुछ इस तरह से दिया था कि ए बाई रूट ए था यहाँ पर, है ना, और यहाँ पे ये 5 1 इस तरह से नहीं था, और इस तरह से कुछ था, साइन पाई एक्स बाई ए प्लस अंडर रूट 3 बाई 5 ए इंटू साइन 3 पाई एक्स बाई ए, ठीक है, प्लस 1 बाई रूट 5 ए साइन 5 पाई एक्स बाई ए। ठीक है, अब इसमें अगर आपसे एवरेज एनर्जी भी पूछ ली जाती, क्या चीज, एवरेज एनर्जी भी अगर पूछ ली जाती, तो उसको किस तरह से कैलकुलेट करना था? इस प्रोसीजर के हेल्प से। अब इसका जो ए की वैल्यू आई थी यहाँ पर शायद 6 बाई रूट 5 आई थी, अंडर रूट 6 बाई 5 आई थी, है ना। और फिर हम लोगों ने इसको सही से लिखा था, तो ऊपर नीचे रूट 2 का मल्टीप्लाई कराया था, तो ये बना था नीचे, इसमें पहला वाला टर्म बना था ए बाई रूट 2 इंटू 5 1। यहाँ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका अंडर रूट 3 बाई 10 फाइव 2, और ये बन जाएगा आपका 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 1 बाई रूट 10 फाइव 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, मतलब क्या है कि अब हमें ए की वैल्यू पता है, तो कितनी थी? अंडर रूट 6 बाई 5, तो उसको पुट कर दे रहे हैं, तो क्या जाएगा? अंडर रूट 6 बाई 10। और याद करो जो प्रोबेबिलिटी निकाली थी हम लोगों ने, प्रोबेबिलिटी जो आई थी वो क्या आई थी? जब इसका स्क्वायर करते हैं ना, मॉड सी वन स्क्वायर प्लस मॉड, चूंकि नॉर्मलाइज कर लिया हम लोगों ने, मॉड सी टू स्क्वायर और मॉड सी थ्री स्क्वायर, तो पी वन की वैल्यू कितनी आएगी? 6 बाई 10, और पी टू की वैल्यू कितनी आएगी? 3 बाई 10, ये हम लोगों ने निकाली थी, है ना। पी थ्री की वैल्यू कितनी आएगी? 1 बाई 10। ठीक है, अब यहां से एवरेज एनर्जी जब हम कैलकुलेट करेंगे, अब एक बात हमें क्या लिखनी है कि जब भी हम P1 E1 P2 लिख रहे हैं तो ध्यान रखना कि स्टेट कौन सी है ये। ठीक है, तो E1 पहली स्टेट में, E2 दूसरी स्टेट में। अब एक चीज यहां से ध्यान से देख लो कि एक्चुअल में जहां पे ये साई 1 है वो तो ठीक है, लेकिन जहां पे साई 2 लिखा हुआ है ये एक्चुअल में साई 3 है। क्यों? क्योंकि ये 3 पाई एक्स है और ये क्या है? 5 पाई एक्स, तो ये साई 5 है। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब है E1 की वैल्यू याद करो, ये भी कल लिखा था, E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? फॉर्मूला क्या था? n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m, ये E की वैल्यू होती है, En लिख सकते हैं। तो E1 क्या आ जाएगा हमारा? पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m। E2 क्या आ जाएगा? 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m। और E3 क्या आ जाएगा? 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, बस करना क्या, एवरेज एनर्जी निकाल लो यहाँ से। एवरेज एनर्जी हमारे पास कितनी आ जाएगी? 6 बाई 10 इंटू E1
E1 की वैल्यू ये रखेंगे, ठीक है ना, इसको E3 और E5 कर लो। ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर, देखो 3, यही मिस्टेक होती है। E3 निकालना था एक्चुअल में तीसरी स्टेट में, तो 3 3 का 9, और यहाँ E5 निकालना था, यहाँ 25, ठीक है ना, ये गलतियां हो जाती हैं अक्सर जल्दबाजी में। तो E5 है ये, ठीक है। तो E1 फिर क्या है दूसरी स्टेट में, यानी इसको सीधे यहाँ भी लिख लो 3 और 5, एक्चुअल में 3 और 5 ही है ना। 3/10 इंटू E2, फिर देखो भाई E3 प्लस 1/10 इंटू E5। अब E1, E3 और E5 की वैल्यू उठा के रख दो, एवरेज एनर्जी यहां से कैलकुलेट होके आ जाएगी। क्या यहां तक बात समझ आई है? पक्का। तो इस तरह से एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करनी। अब आपको कोई भी फंक्शन दे सकता है। अब मान लो हार्मोनिक ऑसिलेटर दिया हुआ है, हार्मोनिक ऑसिलेटर कुछ इसी फंक्शन के फॉर्म में या इसी फॉर्म में दिया हुआ है जो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपसे बोल सकता है कि एवरेज एनर्जी फाइंड करो। तो उसमें क्या होता है फॉर्मूला, या तो En इज इक्वल टू n प्लस हाफ इंटू एच कट ओमेगा, 1D की बात कर रहे हैं, ठीक। इस तरह से समझ गया। आप इसके आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी, पहले इसको तारुफ बताते हैं। तो आई होप यहाँ तक की जो बात है वो समझ आ गई होगी। अब अगली बात क्या करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं, उसी क्वेश्चन के बेसिस थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखेंगे और आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। मान लो आपसे बोला क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक पार्टिकल है जो कि 3D बॉक्स में है। कहाँ है? 3D बॉक्स में, ठीक। और आपसे बोला गया है वो पार्टिकल एक ऐसी स्टेट में है, कैसी स्टेट में, जहां पे उसकी एनर्जी जो है वो है 6 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2ma स्क्वायर। बिल्कुल क्यूबिकल यानी ax और ay और az आपके बराबर है। तब ये जो टोटल एनर्जी निकल के आ रही है 3D बॉक्स में, ठीक। आपसे बोला गया कि बताओ जिस स्टेट में है उस स्टेट की डिजेनरेसी क्या है। क्या चीज? डिजेनरेसी, ये आपको निकालना है। डिजेनरेसी निकालने का तरीका क्या है? सिंपल सी अगर हम बात करें तो एक्चुअली पहले डिजेनरेसी होती क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। डिजेनरेसी का मतलब ये होता है कि इस तरह की एक स्टेट हो, किस तरह की, या इस तरह की कुछ स्टेट्स हो, किस तरह की, कि जिनकी एनर्जी आपस में बराबर हो, ठीक है। ऐसे समझो, अगर हम 3D बॉक्स के लिए एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है? ध्यान से देखो, En is equal to Pmx my nz is equal to nx स्क्वायर बाई, चलो अब क्यूबिकल है तो सिंपल हम a स्क्वायर बाहर कर लेंगे, ठीक है, तीनों से nx स्क्वायर प्लस my स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2ma स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। क्यूबिकल के लिए ax सब में से ax ay az बराबर हुआ तो तीनों से बाहर आ गया a, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सोचो कि मान लो हम आपसे पूछें कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या है, क्या चीज? अभी क्वेश्चन नहीं कर रहा है, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख रहा हूं थोड़ा सा। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या है, तो ग्राउंड स्टेट के लिए nx my और nz की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, सबसे पहले ये हमें पता हो। तो मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि जब भी बॉक्स की बात करेंगे तो वहां पे जीरो का सवाल नहीं उठता है, वहां पर जीरो का सवाल नहीं उठता है, समझ आ रहा है? तो जो एनर्जी है वो जीरो नहीं हो सकती, एक बात तो हमें समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो जीरो नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या है कि nx ny nz की वैल्यूज जो है वो जीरो तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हमें ग्राउंड स्टेट की बात करना है तो nx ny और nz तीनों 1, हम यहाँ पे जीरो की बात नहीं करते हैं, ठीक है, ठीक भाई, चलो जीरो की बात नहीं करते हैं। तो एनर्जी कितनी है देखो ध्यान से, E is equal to nx ny nz यानी 1 1 1 कितना हो गया 3, 3 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2ma स्क्वायर, ये एनर्जी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी आ गई में कोई दिक्कत नहीं। चलो ये हुई ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। अब यहाँ पे ध्यान सोचो, मान लो मैंने पूछा आपसे कि बताओ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या है। कौन सी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो हमें करना क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड के लिए किसी भी nx ny या nz में से किसी भी एक की वैल्यू को हम बढ़ा दें, ठीक है। तो मान लो हमने nz की वैल्यू को बढ़ा दिया, तो nx की वैल्यू हमने n ले ली, सॉरी 1 ले ली, ny की वैल्यू हमने 1 ले ली और nz की वैल्यू हमने 2 ले ली, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे अब रखोगे तो 1 1 और 2 2 4 4 5 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6।
तो E2 ये हमारा 1 था और ये 2 है, E2 कितना आ जाएगा 6 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2ma²। ध्यान दें कि एनर्जी वही वाली है जो हमें क्वेश्चन पूछी हुई है। अभी क्वेश्चन बात नहीं कर रहे, सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक है ना। ये समझ आ रहा है ना कहाँ से एनर्जी मिल रही है। चलो ये तुम्हें बात समझ आ गई कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे होगा। अब डिजनरेसी क्या है, ध्यान देखो, आप nx ny और nz की वैल्यूज को इंटरचेंज करो, यानी अगर nx की जगह हम 1 ले लें, ny की जगह पर 2 ले लें और nz की जगह पर फिर से 1 ले लें, तब भी क्या जो एनर्जी आएगी क्या सेम आएगी? क्या सेम आएगी? बिल्कुल आएगी। अगर अपन nx की जगह पर 2 ले लें और ny की जगह पर 1 ले लें और nz की जगह पर भी 1 ले लें, फिर से क्या एनर्जी सेम आएगी? क्या 2 2 जा 4 5 6 हो जाएगा फिर से। इसका मतलब क्या है, हम nx ny और nz के करस्पॉन्डिंग 3 तरह से सेम एनर्जी निकाल सकते हैं। यानी जो सेकंड एनर्जी सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी उसकी डिजेनरेसी कितनी है 3, यानी वहां पे 3 वैल्यूज के 3 अलग अलग वैल्यूज से करस्पॉन्डिंग सेम एनर्जी आ रही है। इसका मतलब क्या है, वो जो स्टेट है उसको बोलेंगे डिजेनरेट स्टेट। ये जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, सॉरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये डिजेनरेट स्टेट है। और कितनी डिजेनरेसी इसकी 3, कितनी डिजेनरेसी है 3। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, डिजेनरेसी की वैल्यू, तो ये है इसका आंसर कि डिजेनरेसी की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। अगर यहाँ पे बोल दिया जाए डिजेनरेसी कितनी है, यहाँ पे कोई डिजेनरेसी है क्या, nx ny nz की वैल्यूज को इंटरचेंज करो, 1 को इधर ले जाओ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। यानी इसकी डिजेनरेसी कितनी है, इसकी डिजेनरेसी 0 मत बोलना, 0 मत बोलना, 1। डिजेनरेसी 0 नहीं होती है। अरे 0 का मतलब क्या होगा, कुछ एनर्जी नहीं है, 1 है, क्योंकि एक ही वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग आ रही है। यहाँ पे कितनी वैल्यूज आ सकते हैं, सॉरी कितनी तरह से जोड़ बन सकते हैं, वैल्यू 3 नहीं, वैल्यू एक ही होगी, लेकिन जोड़े कितने बन सकते हैं, एक तरह से। इसमें कितने तरह से 3 तरह से। तो यहाँ पे डिजेनरेसी कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है 3। चलो क्वेश्चन बोल दिया जाए, बताओ थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में डिजेनरेसी कितनी होगी। तो पहले ये तो देखिए थर्ड एक्साइटेड स्टेट है कौन सी। अभी ये फर्स्ट थी, सेकंड में देखो कितना आएगा। देखो सेकंड में हम मान लो यहाँ पे nx की जगह पर 1 ले लेते हैं, ny की जगह पर 2 कर दें, कितना 2 कर दें तो कितना आ जाएगा, ny की जगह पर हम 2 कर दें तो हमारा बन जाएगा 1 2 2, यानी इसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 2 2 जा 4 4 4 8 और 9, यानी 9 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2ma²। अब यहाँ पे जोड़े कितने बन सकते हैं, क्या 1 2 2 बन सकता है, क्या 2 1 2 बन सकता है, क्या 2 2 1 बन सकता है। फिर से डिजेनरेसी कितनी आएगी 3 बन गया। इसका मतलब है थर्ड एक्साइटेड स्टेट में भी जो हमारी जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, तो डिजेनरेसी जो होगी वो 3 होगी। सेकंड की बात करते हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, इस सेकंड के लिए लिया, सॉरी सेकंड के लिए लिया है, सेकंड स्टेट है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक वैल्यूज हमने वर्ड चेंज करी। अब मान लो मैंने आपसे बोला कि बताओ अच्छा थर्ड एक्साइटेड, अब जो देखो हम लोगों ने क्या किया, जो ग्राउंड स्टेट थी, ठीक है, कुछ गड़बड़ मैंने फिर से बोल दिया है, नहीं सही दिया, ठीक है सेकंड है। हाँ फर्स्ट ये सॉरी ये क्या थी हमारी ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट की करस्पॉन्डिंग एनर्जी हमें पता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की करस्पॉन्डिंग एनर्जी हमें पता है। अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी पता है, ठीक है, तो एक तरफ लिख लेते हैं। हमारे ग्राउंड स्टेट के लिए कितनी है, ये आई थी हमारे पास 3 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2ma²। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए कितनी आई थी 6 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2ma²। सेकंड की करस्पॉन्डिंग कितनी आई थी 9 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2ma²। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि बताओ थर्ड एक्साइटेड स्टेट की करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी आएगी और उसकी डिजेनरेसी क्या आएगी, इसको पहले समझो। देखो ध्यान से, अब क्या करोगे, थर्ड के अभी तक हम वैल्यूज क्या ले रहे थे, पहले मैं बोल लिया फर्स्ट के लिए 1 1 2 करके लिया, फिर 1 2 2 कर दिया। अब क्या इसको भी 2 कर दे, देखो ध्यान से 2 2 2 कर देंगे तीनों को, nx ny nz को 2 2 2 कर देंगे, क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 4 4 4 4 8 4 12। क्या यहाँ पर मैं लिख दूं 12 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2ma²। ये किसकी आ गई, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। क्या सही है, बिल्कुल गलत।
बिल्कुल गलत। क्यों गलत? रीजन बताओ। अच्छा क्यों गलत? ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्यों नहीं? सोचो, एक बात ध्यान सोचो, जब थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा इसका मतलब क्या है? एनर्जी और ऊपर पहुंच जाएगी इससे, लेकिन क्या वो फोर्थ से तो नीचे ही होगी। इसका मतलब क्या है? यानी इससे जस्ट ऊपर की जो एनर्जी होगी वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट की होगी। अरे बात देखो ध्यान से कि आपने 2 2 2 जब nx ny nz को लिया है तब ये 12 आया है। आप जरा nx ny nz को 1 1 3 लेके देखो यार, 1 1 3 लेके देखो तो कितना आएगा? 1 1 जा 1 1 1 जा 1 3 3 जा 9। क्या 9 1 10 1 11 आ गया? क्या 11 12 से छोटा है? क्या 11 12 से छोटा है? यानी ये जो स्टेट है ये थर्ड नहीं है, ये उसके ऊपर की है। पहले 11 हमको एक एनर्जी मिल रही है, इसका मतलब क्या है? तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है वो हमारी 11 है। 11 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर। यहाँ पे एक गलती और हो सकती थी, आपसे बोलते रहता कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट में बताओ थर्ड एक्साइटेड स्टेट की डिजेनरेसी क्या है। तो अगर आप 2 2 2 लिए होते, अगर आप 2 2 2 लिए होते उससे करस्पॉन्डिंग डिजेनरेसी 1 आती, क्योंकि इनको आप इंटरचेंज नहीं कर पाओगे। लेकिन 1 1 3 ले रहे हो, इससे करस्पॉन्डिंग डिजेनरेसी 3 आएगी। यानी इस ग्राउंड स्टेट की डिजेनरेसी 1, इसकी डिजेनरेसी 3, इसकी डिजेनरेसी 3, इसकी डिजेनरेसी, अगर आप गलत कैलकुलेशन करते तो 1 आता, लेकिन एक्चुअल में कितना है? 3। तो इसका मतलब क्या है? जो 12 वाला होगा वो अगला होगा, यानी फोर्थ का होगा। वो फोर्थ का कितना होगा? 12 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2ma स्क्वायर। यानी इसकी डिजेनरेसी कितनी आएगी? 2 2 2 लेने पर बताना। क्या बात समझ आ रही है? क्या डिजेनरेसी और एनर्जी के कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं? कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन समझ आ गया बिल्कुल। अब आपसे बोलते हैं एनर्जी दी हो, डिजेनरेसी पूछ ले, कोई आपसे स्टेट दे दे, एनर्जी पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। क्या करना है आता है? शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या? एक तरह से ट्रिक आप इस तरह से बना दो कि अगर थोड़ा सा याद रहे ना, हिंट मिल जाती है। क्या? कि जो डिजेनरेसी आएगी, डिजेनरेसी आएगी वो इस तरह से, इसका क्रम ही होगा 1 3 3 1 6 3 3 6 3 3 6। यानी ग्राउंड स्टेट की डिजेनरेसी 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की 3, सेकंड की 3, थर्ड की 3, फोर्थ की 1। देखिए यहाँ तक फॉलो भी हो रहा है। उसके बाद अगर आप अगला निकालोगे ना तो उसकी 6 आएगी, फिर कितनी आएगी? 3, फिर कितनी आएगी? 3, फिर कितनी आएगी? 3, फिर कितनी आएगी? 6। समझाया? पक्का? इसको याद भी कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ये हो गया 3D के लिए। 2D के लिए भी आप याद कर सकते हो, निकाल सकते हो। भाई 2D में फॉर्मूला क्या था? nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2ma स्क्वायर। अब यहाँ पे ax ay भी ले सकते हो आप अलग अलग, क्योंकि अगर जो स्क्वायर परफेक्ट ना बन रहा हो, ठीक है, तो अलग अलग कर लो। अब यहाँ पे जो डिजेनरेसी बनती है वो उसका फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, 1 2 1 2 2 2। इसको डायरेक्ट याद लो, अच्छा रहेगा। पहले की डिजेनरेसी 1, दूसरे की 2, तीसरे की फिर 1। भाई पहले वैल्यू क्या लेंगे? nx की 1, इसकी 1, तो ये तो हमेशा 1 ही आएगी, ठीक है ना। फिर 2 आएगी, यानी 0 आप क्या ले सकते हो? 1 2 या 2 1, ये दूसरा का हो जाएगा। इस तरह से 1 2 1 2 2 2, इतना 5 6 तक याद कर लो, इधर भी इतना कुछ याद कर लो, काम हो जाता है। क्या डिजेनरेसी का कॉन्सेप्ट आपको बॉक्स में समझ आ गया है? आई होप समझ तो आ ही जाना चाहिए, ठीक है। चलो उतारो। तो आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी, लेकिन अभी जो ये थोड़ी सी ऑडियो की प्रॉब्लम हुई थी उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है ना। क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं होता ना, जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं ये मेरे हाथ में नहीं होता है कि मैं एक तो कोई भी यहाँ पे कोई टीम काम नहीं कर रही है जो कि बिल्कुल ध्यान रखे छोटी छोटी चीज़ों का, या मुझे सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। तो कभी जो ऑडियो का सिस्टम है उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो इस वजह से जो कैप्चर करने वाला सिस्टम होता है, ये जो माइक लगा हुआ है, ये काम करना बंद कर देता है। तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी उसकी वजह से। जो दूरी है कैमरे तक की मेरी वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो जो आवाज़ आई थी अभी तक, जो 10-12 मिनट की जो बीच में जो इंटरवल था इसमें जो आवाज़ थी वो कोई दिक्कत नहीं करी होगी, ठीक है ना। फिर भी भले ही आपको कोई दिक्कत ना हुई हो, लेकिन मुझे तो लग रहा है ना कि वो थोड़ी सी दिक्कत हुई, तो उसके लिए थोड़ी खेद व्यक्त किया जा सकता है ना, क्योंकि थी मेरी उसमें गलती। गलती क्या ही बोल सकते हैं। चलो ठीक है, समझदार हो। तो आई होप ये जो बॉक्स की बात थी वो समझ आ गई है। अब अगली बात हम कर लेते हैं डिजेनरेसी की, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में, ठीक है ना। वैसे मेन आज काम थोड़ा सा ये सोचा था कि क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चंस तब तक नहीं होंगे जब तक कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इतने अच्छे से क्लियर ना हो, है ना। तो
एक आध डिजेनरेसी की बात हम हार्मोनिक ऑसिलेटर में कर लेते हैं। इसमें सिंपल सा देखो 1D में कभी डिजेनरेसी की बात अपन कर नहीं सकते हैं, तो पहले हम 2D और 3D में अलग अलग कर लेते हैं। तो 2D के केस में क्या होगा कि जो डिजेनरेसी निकलेगी वो हमारा उसका फॉर्मूला डायरेक्ट अपन लिख देते हैं। पहले एनर्जी लिख लेते हैं। क्या होती है एनर्जी 2D के केस में? nx प्लस ny प्लस 1 इंटू एच कट ओमेगा बाई 2, सॉरी एच कट ओमेगा, ठीक है, सही है ना? हाँ। 3D के केस में E इज इक्वल टू nx प्लस ny प्लस nz प्लस 3/2 इंटू एच कट ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिजेनरेसी का इसमें जैसे उस तरह से हम लोग वहाँ पे समझ रहे थे, उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग क्लियरली सवालों की हेल्प से भी समझ सकते हैं। लेकिन अगर एक चीज़ में बात समझ आ गई तो इसमें कोई खास बात बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। लेकिन इसमें एक स्पेशल चीज़ क्या है, यहाँ पे हम n इज इक्वल टू 0 को भी इंक्लूड करते हैं। मतलब nx ny को हम सबसे पहले 0 रखते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे भी हम nx ny को पहले 0 रख सकते हैं, यहाँ पे भी 0 रख सकते हैं, उसका करस्पॉन्डिंग एनर्जी आती है, ठीक है। तो उसमें जो ग्राउंड स्टेट है वहाँ पे 0 रख सकते हैं, लेकिन जो हमारा बॉक्स था उसमें 0 का जो सवाल है वो पैदा नहीं होता है, ठीक है। अब इसके केस में जब डिजेनरेसी लिखते हैं तो डिजेनरेसी का जो फॉर्मूला बनता है दैट इज डायरेक्ट n+1, n+1, यानी अगर हम n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो वहाँ पे डिजेनरेसी कितनी आ जाएगी? 1। यानी यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो उसमें डिजेनरेसी कितनी होगी? 1। वहाँ पे कोई चॉइस नहीं होगी मेरे पास। 2 रखेंगे तो 3, 4 रखेंगे तो 5, है ना? जिस स्टेट की बात करेंगे वहाँ पर डिजेनरेसी एक ज़्यादा होगी उससे। यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है वो डिजेनरेसी का बनता है, डिजेनरेसी इज इक्वल टू n+1 n+2 डिवाइडेड बाई 2, ये होती है डिजेनरेसी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें बात करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन समझ आ गया है पिछला वाला तो बस इसमें फॉर्मूले अप्लाई करने और कुछ नहीं। एनर्जी दे सकता है आपको, डिजेनरेसी पूछ सकता है, वही बात है ना, डिजेनरेसी दे सकता है, एनर्जी स्टेट पूछ सकता है, नंबर ऑफ स्टेट्स पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। एक आध बातें इसमें, एक आध फॉर्मूलों पे चर्चा और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग तो एक तरह से इस कोर्स के साथ में चलती रहेगी, जो क्रैश कोर्स चल रहा है आपका। तो एक आध जो फॉर्मूले बचे हुए हैं इन पे ज़्यादा डेरिवेशन पार्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका जो मेन काम है उस फॉर्मूले से चल जाएगा, ठीक है। तो वो बात होती है हमारी करंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की, किसकी? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच कट बाई 2im इंटू साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स माइनस साई डेल साई स्टार बाई डेल एक्स। इसका प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो ये है कि जब भी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किस तरह से फ्लो करती है, मतलब जिस तरह से करंट फ्लो कर रही है ना, तो प्रोबेबिलिटी कितने टाइम में कहाँ, मतलब इस टाइम पे पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी वो यहाँ इतनी है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी फ्लो कर रही है ना, कि मान लो एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया तो उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या किस तरह से वैरी कर रही है, उसको हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी बोलते हैं। इसी के साथ में कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन भी जुड़ी होती है। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखते हैं हम लोग, डेल डॉट रो प्लस डेल जे, कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने? सही है, डेल टी इज इक्वल टू 0, ये होती है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। सॉरी, मुझे लग रहा था ना, मुझे कुछ गड़बड़ उल्टा लिख दिया मैंने, कि डेल रो है, यहाँ पे डेल जे है, ठीक है, इसे कर लेना, साफ लिखते हैं, ठीक है। हाँ गुड, जी ना कैसा लग रहा है, ठीक है। चलो बता रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से अब इसमें बताने लायक कुछ खास बातें नहीं, मतलब आई देखो जो बात कर रहे हैं उसको भी ये बात नज़र में रखेंगे ना कि किस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर रहे हैं। तो IIT जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब बताने लायक कुछ खास बातें नहीं बची हैं, ठीक है। तो
मेरे ख्याल से आज ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और बातों को यहीं पे समाप्त करते हैं कि क्या हम लोगों ने सीखा। हम लोगों ने ये सीखा कि डिजनरेसी किस तरह से निकालते हैं, हम लोगों ने एवरेज एनर्जी निकालना सीखा, हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी देख ली और एक आध एग्जांपल कर लिए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो ग्लिच हुआ था उसके लिए प्लीज़ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।